दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 और फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लो एक बार जाके, आपको आदिवासी के बारे में सीखने को मिलेगा और आपके जो ये माइनॉरिटी ग्रुप होती हैं इनके बारे में कुछ बातें जानने को मिलेंगी और मार्जिनलाइजेशन का मतलब आपको पता लगेगा। ठीक है, बाकी चलो यार फटाफट से हमारे आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं, इन यूनिट 1 यू रीड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। कि भाई हम आपने भी और हमने भी स्टडी किया था हमारी यूनिट 1 के अंदर, ये जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेफ करता है, सेफ गार्ड प्रदान करता है, यानी कि बचाने की कोशिश करता है उन ग्रुप्स को जो कि धर्म की वजह से या फिर जो वो लोग भाषा बोलते हैं उनकी वजह से माइनॉरिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब ये थोड़े वर्ड हैं, आप एक बार दोबारा से बैक करके सुन सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो बिल्कुल आने चाहिए समझ में, क्योंकि यार मैंने आपको पूरी यूनिट 1 ऑलरेडी समझा रखी है। फिर बोलते हैं, वाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफ गार्ड्स। कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हम इनको सेफ गार्ड्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी ग्रुप्स को, वो क्यों करता है, इस बारे में आपका क्या मानना है। अब आपको इसको आंसर देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले हमारे पार्ट 2 के अंदर कुछ बातें डिस्कस की हैं और फिर 1 के अंदर भी डिस्कस की हैं। फिर अपने माइंड को आप एक काम किया करो यार, लिंक करना स्टार्ट किया करो चीज़ों को। देखो अब जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और हमने पीछे स्टडी किया है, उसके साथ में हमने कुछ और भी स्टडी किया था, उससे पहले हमने कुछ और भी स्टडी किया था, तो इन बातों को आप आपस में लिंक करने की कोशिश किया करो, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप होगा इस चीज़ से और आपको और ज़्यादा मजा आएगा पढ़ाई करते टाइम। ठीक है, अब कहते हैं, द टर्म माइनॉरिटी इज़ मोस्टली कॉमनली यूज टू रेफर द कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कि भाई जो आपका माइनॉरिटी का मतलब बेसिकली होता है क्या है, कि भाई आपके वो वाले लोग जो कि आपकी संख्या में कम हैं, अगर हम बाकियों को उससे कंपेयर करके देखें नंबर के अंदर। ठीक है, हावेवर एक मिनट, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। ठीक है, वरना आप बोलेंगे सर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। मानो यार यहाँ पे 2 ग्रुप हैं आपके, ठीक है, और ये किसी और धर्म का ग्रुप है आपका, ये मानो धर्म ए ग्रुप है और ये धर्म बी ग्रुप है। कोई धर्म ए का ग्रुप है, बी का ग्रुप है, इसके अंदर हैं आपके 2 बंदे और यहाँ पे हैं आपके 100 बंदे। तो ये जो 2 बंदों वाला ग्रुप है ये आपका माइनॉरिटी होगा। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर, आप एक बार उसको खुद से पढ़ के देखो, आपको यही बात समझ में आ जाएगी। फिर बोलते हैं, हावेवर इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट गोज़ वेल बियॉन्ड द नंबर्स, इट इनकम्पासेस इशू ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज़ सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। अब हम अगर इन नंबर से थोड़ा ऊपर जाके देखें तो हमें क्या समझ में आएगा, तो हमें समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ें थोड़ी मतलब कि और भी आगे चल के काम करती हैं। जैसे कि अब पावर की बात करें हम यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है, ये बंदे ज़्यादा हैं तो पावर इनके पास ज़्यादा होगी, इनके पास पावर कम होगी। उसी के साथ जैसे हमारी जो रिसोर्सेज होती हैं, जो हमारे मतलब कि आसपास का पानी होता है और जो हमारे रहने खाने की चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रभाव ये आपकी 100 वाले ही जताने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से ही हमारा जो कल्चरल और सोशल लाइफ है वो भी इम्पेक्ट करेंगी। तो इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये जो आपकी बी धर्म वाले लोग हैं, जो कि आपके संख्या में 2 हैं, इनको कुछ सेफ गार्ड प्रदान करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब ये चीज़ आपको खुद से लिंक करनी चाहिए थी, बाकी हमने यहाँ पे खुद से भी स्टडी कर लिया, तो कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है। फिर बोलता है आप सभी को, एज यू रीड इन यूनिट 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि भाई बेसिकली जो आपके लोग मेजोरिटी के अंदर होते हैं ना, वो हमारी सोसाइटी को बहुत अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये भी हमने हमारी यूनिट 1 के अंदर स्टडी किया था, और वो हमारी गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हमारी यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, तो ये बातें सर के ऊपर से आपकी नहीं जानी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक बार दोबारा सुन के देखो उस चीज़ को, फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, आप डाउट भी पूछ सकते हैं यार, मैं आपके भले के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर बोलते हैं, इन सच केसेस साइज कैन बी अ एडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इस तरीके से जो आपका साइज, जिस ग्रुप का ज़्यादा बड़ा साइज है, वो हमारी सोसाइटी को अगर ऐसे इम्पेक्ट करेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो जो उसको फ़ायदा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपके माइनॉरिटी वाले हैं उनकी। ठीक है, अब कहता है, थस सेफ गार्ड आर नीड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली
dominated by the majority. They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face given certain conditions. Communities that are small in number relatively to rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being. This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and the majority communities are fraught. The Constitution provides these safeguards because it is committed to the protecting Indian cultural diversity and promoting equality as well as जस्टिस। अब यार यहाँ तक आप सभी को यही बात समझाता है कि भाई इसलिए ज़रूरी हो जाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हमारे मेजॉरिटी ग्रुप के सामने। उसी के साथ फिर आपको आगे समझाता है कि भाई ताकि जो आपके ये माइनॉरिटी वाले हैं ये डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करें, इनको ऐसा ना लगे कि भाई हम लोग छोटे हैं ये लोग बड़े हैं, इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, मतलब कि अपने आप को छोटा महसूस ना करें और ये लोग अपने आप को इनसिक्योर भी फील ना कराएं। ठीक है, और यही इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे रोल प्ले करना ज़रूरी हो जाता है, वरना इन दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे फाइट वगैरह भी आपकी हो सकती है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इस माइनॉरिटी ग्रुप को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है और इसी तरीके से जो हमारे इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रह पाती है और यहाँ पे इक्वली जस्टिस का आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है तो वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। फिर कहता है एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 5 द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स if they believe that their fundamental rights have been violated. Now let us understand marginalization in the context of the मुस्लिम कम्युनिटी। अब यहाँ पे आप सभी को भी पता है कि हमने चैप्टर 5 के अंदर हमारे वैसे स्टडी भी किया था इस बात को कि जो हमारे कोई भी अगर लोग ऐसे फील करते हैं कि भाई उनकी मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ में, वो माइनॉरिटी ग्रुप है या कोई उनके साथ में बुरा करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पे कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे अपील कर सकते हैं। उसी के साथ जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होते हैं अगर कोई उनको वोलेट करने की कोशिश करता है तो भी वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलो अब आपको एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं आपकी मुस्लिम कम्युनिटी का। ठीक है, और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि वाई डू वी नीड सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, कि जो आपकी माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनके लिए हमें सेफ गार्ड की ज़रूरत क्यों है। अब यार इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं कमेंट करके भेज पा रहे हैं या फिर इंस्टा पे या फिर आप ईमेल पे नहीं भेज पा रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। अब फटाफट इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर आप लिख के भेजो, ठीक है, जिससे कि आपकी थिंकिंग डेवलप हो। यार ये मत सोचा करो आप अपने माइंड में कि आपका आंसर गलत होगा या फिर कैसा होगा, सर कहीं हंसेंगे या फिर कोई और मेरे ऊपर हंसेगा, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपका जो भी मन में जैसा भी आंसर आप लिख के भेजिएगा वो आप गलत भेजेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, आपको गाइड करूँगा, तो नेक्स्ट टाइम आप श्योर सी बात है कि बहुत सही आंसर लिख के भेजेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। अब ये हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है जो हमने पीछे थ्योरी देखी है उसका। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टडी करें। कहता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मुस्लिम आर 14.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बिकॉज इन कंपैरिजन टू द अदर कम्युनिटीज दे हैव ओवर द ईयर्स बीन डिप्राइव्ड टू ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द डाटा इन द 3 tables below derived from the different sources indicate the situation of the Muslim community with regard to the basic amenities, literacy and the public employment. Read the table below. What do you think these tables tell us about the socio-economic status of the Muslim community? अब यार यहाँ पे आप सभी को बेसिकली एक बहुत ही अच्छी बात समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि भाई देखो ये जो हम आपको डाटा शो कर रहे हैं आपके 2011 के सेंसस का है और उसी के साथ में जो हमारे इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन यानी कि जो आपके मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है आपकी 14.2%। ये बहुत ही कम है अगर हम बाकी कम्युनिटीज़ से कंपेयर करके देखें। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो आपके मुस्लिम है वो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर गिनी जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हम इस डाटा को स्टडी करेंगे आगे और इन बातों को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि भाई लिटरेसी की फील्ड में जो जॉब्स होती हैं उनकी फील्ड में ये लोग आपके काफ़ी पीछे, उनकी जो कंडीशंस है दिन पे दिन ख़राब हो रही है ऐसा हमें दिखाई देगा जो हमने डाटा उठाया है डिफरेंट जगह से हमारी बुक के अंदर। ठीक है, तो चलो एक बार इस डाटा को भी देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एक्सेस टू दी बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं अगर हम उनको देखें 2008 से 9 तक की आपकी, तो यहाँ पे आप देखना
जो हिंदू धर्म है उनके जो पक्के घर हैं वो हैं आपके 65.4% लोगों के। जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो मिलती है 75.2% लोगों की, और जो टैप का वाटर होता है आपका वो भी मिल पाता है 43.7% लोगों को। अब आप मुस्लिम का डाटा देख लीजिए यहाँ पे, फिर क्रिश्चियन का देखिए, फिर सिख का देखिए, तो आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। और फिर जो भी इस डाटा से आपको सारी बातें समझ में आती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके आंसर की वेट कर रहा है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल हैंडल, ठीक है। उसी के साथ फिर अब आपको आगे आपको बताते हैं कि ये सोर्स हमने कहाँ से उठाया। ये उठाया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के। तो यार ये कुछ डाटे का, ये जो डाटा जहाँ से आपका उठाया उसका रेफरेंस इन लोगों ने दे रखा है, उसको आप स्टडी भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपसे अब क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि विच ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैव द मोस्ट एंड लीस्ट एक्सेस टू द बेसिक एम्यूनिटीज़। अब जो आपने ऊपर डाटा देखा उसके बेस पे आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास बहुत कम एक्सेस है जो आपकी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं इनका। उसी के साथ अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कि वो लोग कितने, किसके, कौन से धर्म के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदू का डाटा देखिए आप 63 है, मुस्लिम का 57 है, क्रिश्चियन का 74 है, सिख का 67 है, बुद्धिस्ट का 71 और जैनिज़्म का 86। बाकी आपकी और भी बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हमारे डाटा के अंदर मेनली इन्हीं धर्म्स को यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, ठीक है। उसी के साथ फिर यार अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपके जो मुस्लिम है उसकी कंडीशन अब आप यहाँ पे खुद से एक बार देख सकते हैं, ये जो डाटा आपको शो कर रहा है उसके बेस पे। उसी के साथ अब यहाँ पे आपको फिर दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि विच ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैव द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। इनमें से कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जिसकी सबसे कम आपकी पढ़ाई की साक्षरता दर है आपकी, ठीक है। उसी के साथ थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, कि भाई कितने लोग आपके जॉब्स के अंदर यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आपकी आईएएस देख सकते हैं, आप आईपीएस देख सकते हैं, आईएफएस देख सकते हैं, तो सभी की पॉपुलेशन यहाँ पे आपको शो कर रखी है। मे बी आपकी परसेंटेज वाइज होगी, तो इस बात को भी आप देख के खुद डाटा लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि खुद का अपना एक अनुमान लगा सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि वाई डू दीज फिगर कन्वे, कि आपके जो फिगर्स हैं क्या बात आपको कन्वे करना चाहते हैं, क्या बात आपको समझाना चाहते हैं। जो आपको समझाना चाहते हैं क्या वो बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर। अब कहता है रिकॉग्निशन दैट द मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ द वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर, द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमेटी इन 2005 चेयर्ड बाय द जस्टिस राजेंद्र सच्चर। The committee examined the social, economic and educational status of the Muslim community in India. The report discussed in detail the marginalization of this community. It suggests that on a range of social, economic and educational indicators, the situation of the Muslim communities is comparable of that of the other marginalized community like the scheduled caste and the scheduled tribes. For example, according to the report, the average year of schooling of the Muslim children between the age of 7-16 much lower than that of other. उसी के साथ यार दोस्तों अब आपको आगे समझाने की कोशिश करता है कि भाई इस बात को समझते हुए कि भाई जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 2005 के अंदर आपकी एक कमेटी बनाई और कमेटी के जो आपके हेड थे वो थे आपके राजेंद्र सच्चर। अब इस कमेटी ने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया और इस धर्म को अलग अलग स्पीयर्स के ऊपर देखा, यानी कि जो इस धर्म को लोग फॉलो करते हैं उनको देखा एजुकेशन के, इकोनॉमिक के, सोशल के स्पीयर पे। तो उस बेस पे उन लोगों ने देखा कि भाई जो 7 से 16 तक की एज के इनके बच्चे हैं ना वो स्कूल के अंदर सबसे कम जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी उन लोगों ने फील किया और भी काफ़ी सारी बातों को यहाँ पे पता लगाने की कोशिश की। फिर बताता है रीड द डाटा रिलेटेड टू द स्कूलिंग प्रोवाइडेड बाय द सच्चर कमेटी रिपोर्ट। उसके बाद आप इस डाटा को भी रीड करना जो कि सच्चर कमेटी ने प्रोवाइड किया है स्कूलिंग रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये सारा डाटा आपका मेरे ख्याल से यहाँ पे गिवन है और लिखा हुआ है कि 25% ऑफ द मुस्लिम चिल्ड्रंस इन द 16-14 ईयर्स एज ग्रुप हैव आइदर नेवर बीन इनरोल्ड इन स्कूल और हैव ड्रॉप्ड आउट। तो ये डाटा है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इसको समझाने में इतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको उसको खुद से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बोलता है कि डू यू थिंक स्पेशल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस सिचुएशन। क्या अब आपको लगता है कि यहाँ पे कोई स्पेशल तरीके गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो जो भी आपको लगता है या फिर आपके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है और आप कोई भी मेरे पास अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइज्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द मुस्लिम हैज़ अदर डायमेंशन एज वेल लाइक अदर माइनॉरिटीज़। मुस्लिम customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the
मेन स्ट्रीम। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई देखो यार, इकोनॉमिक्स एंड सोशल चीज़ों में तो हमने देख लिया कि भाई जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं आपके काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, और उसी के साथ यहाँ पे बताता है कि आपकी जैसे कि अलग माइनॉरिटीज़ हैं, वैसे ही जो आपके मुस्लिम लोग हैं उनके अगर हम कस्टम्स की बात करें, जो लोग वो अपने धर्म के अंदर चीज़ें परफॉर्म करते हैं, काफ़ी बार उन चीज़ों को भी मेन स्ट्रीम से अलग वहाँ पर समझा जाता है। सम नोट ऑल मुस्लिम्स में वियर अ बुरखा, स्पोर्ट अ long beard, wear a fez and these became ways to identity all Muslims। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके कुछ मुस्लिम्स होते हैं, ये नहीं कहेंगे कि हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आपके मुस्लिम होते हैं वो आपके बुरखा पहनती हैं वहाँ पे औरतें, जो वो अपनी दाढ़ी रखती हैं, जो वहाँ के मतलब कि आपके मेल होते हैं वो थोड़ी लंबी रखती हैं। उसके बाद वो लोग फीज पहनते हैं, और फिर इसके साथ में बताता है कि भाई ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम जान पाते हैं कि ये लोग आपकी मुस्लिम हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड। उसके बाद बोलता है डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऑफ्टन दिस बिकेम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट दैम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम। डू यू रिमेंबर रीडिंग इन योर क्लास 7th बुक अबाउट हाउ द अंसारीज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेंट अ हाउस? दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम इज in some instant has led to them migrating from place where they have lived, often leading to the jettisation of the community. Sometimes this prejudice leads to the hatred and violence। अब यहाँ पे आप सभी को और भी बातें समझाता है और कहता है कि भाई देखो बात सुनो आप एक बार हमारी, कि भाई ये कुछ तरीके होते हैं कि किसी ने लंबी दाढ़ी रखी है, किसी ने बुरखा पहन रखा है, कोई फीज पहनता है, तो वो लोग आपके मुस्लिम हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल पक्का ही नहीं होता, कुछ लोग ये नहीं करते लेकिन वो तब भी आपकी मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है कि भाई इस वजह से उन लोगों को ना वो बाकियों से थोड़ा अलग दिखाई देते हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता है। और जैसे कि हमने आपके क्लास 7 की बुक के अंदर भी स्टडी किया था कि एक पर्सन को आपका रूम नहीं मिलता रेंट पे क्योंकि वो आपका मुस्लिम था, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो कि लोग वहाँ पे फील करते हैं, और इसी वजह से आपके कई बार झगड़े भी हो जाते हैं और वायलेंस भी हो जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ तक आपको समझाना चाहता है। अब आप खुद से एक बार इसको रीड कर सकते हैं, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर कहते हैं आई लाइव इन अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया सम डेज बैक ड्यूरिंग द रमजान देयर वाज सम डिस्टर्बेंस दैट स्टार्टेड टेकिंग अ communal outlook. My brother and I had gone for a iftar party in the neighborhood and were dressed in traditional clothes, that is sherwani and salwar kameez respectively. On returning home, my brother and I were asked to change our clothes to jean and t-shirt. Now when everything is fine, I wondered what was the reasons that we were asked to change our clothes and why I did not find it odd. Were our clothes giving away our identity, and is that identity linked to all kinds of fear and discrimination? अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई देखो, आपको बच्चे की हम बात बताते हैं, मैं मतलब कि एक बात यहाँ पे आपको बता रखी है कि भाई एक एरिया था जहाँ पे आपके मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे। अब आपको पता है कि बहुत सारे एरिया हमारे इंडिया के अंदर ऐसे होते हैं जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपका एक वो भी एरिया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी कोई पार्टी वगैरह होती है तो आपका जो रमज़ान होता है ना, वो अपनी जो शेरवानी होती है और जो हमारी सलवार वगैरह हम डालते हैं किसी फंक्शन में, वो डाल लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तभी जो उसके घर वाले होते हैं, जैसे वो बाहर निकल के आता है, उसको मना कर देते हैं कि नहीं बेटा आपको ये नहीं डालने हैं, आप अपने कपड़ों को चेंज करो और आप एक काम करो यहाँ पे ऊपर टी शर्ट या जीन्स वगैरह डाल लो, क्योंकि ये एरिया में ये लोग ऐसा पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे अलग से पिछड़ जाएंगे कि हम इनके साथ में घुले मिले नहीं हैं, हम यहाँ पे दूसरे धर्म के हैं, तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये कुछ उनके अंदर में डर था और एक डिस्क्रिमिनेशन का फियर भी था, ठीक है। उसी के साथ में एक बार आप इस बैनर को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बता रखा है कि अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन राइट्स। अब यहाँ पे स्टॉप करने की बात कर रही हैं लोग इस चीज़ को कि भाई जो मुस्लिम औरतों के ऊपर अटैक किया जाता है, कृपया करके इसको रोक लगाई जाए, ठीक है। उसी के साथ चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। तो कहता है इन द अबोव सेशन ऑफ दिस चैप्टर वी सो हाउ इन द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज़ अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। आइदर इन दिस चैप्टर you read about the situation of the Adivasi. In class 7th book you read about the unequal status of the women in India. The experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomena requiring a variety of strategies
मेजर एंड सेफगार्ड टू रिड्रेस दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने आदिवासी लोगों के बारे में स्टडी किया, आपके जो मुस्लिम लोग थे उनके बारे में स्टडी किया। जो आपकी क्लास 7th की बुक थी वहाँ पे हमने वुमेन के स्टेटस को स्टडी किया कि भाई औरतों को कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। तो और ये सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और आप सभी को पता है कि हम लोगों को भी कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मेजर्स और यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि यार यहाँ पे अनइक्वालिटी ना रहे, यहाँ पे इक्वालिटी आए। जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, पिछड़ा हुआ फील करते हैं, वो ऐसा ना फील करें, और यहाँ पे जो इनसिक्योर फील करते हैं लोग वो ऐसा ना करें। यहाँ पे कुछ सेफगार्ड्स अच्छे से काम करने चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं ऑल ऑफ अस हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ डिफाइनाइट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लॉज पॉलिसीज framed to realize the rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that make our country unique, nor realize the स्टेट कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर हम इसको मेंटेन रखेंगे, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग साथ में मिल के रहेंगे। तो इसको मेंटेन करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको देखना पड़ता है कि कोई लोग यहाँ पे पिछड़ा हुआ फील ना करे, सभी लोग यहाँ पे इक्वल फील करें और सभी साथ में रहें। उसी के साथ अब यहाँ पे आप सभी को कहता है दी अबो ऐसे हैव रिटन बाय अ चाइल्ड अराउंड योर एज, व्हाट डू यू थिंक शी इज़ ट्राइंग टू कन्वे। अब आपने जो भी ये ऊपर इतनी बड़ी बात स्टडी की है ना, ये आपकी ही एज के एक बच्चे ने लिखा है। तो देखो कितनी अच्छी बात उसने लिखी है। तो आप भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं यार, बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप, इससे भी कहीं ज़्यादा बेटर लिख सकते हैं। तो फटाफट से देर मत कीजिए, पेज उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए उस पर और मेरे साथ में शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी बात को और आगे तक लेके जा पाऊँ, ठीक है। उसी के साथ अब बारी आती है हमारे कंक्लूज़न की, फिर हम हमारे चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अब कहते हैं यहाँ पे आप सभी को, इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। वी हैव ट्राई टू लुक एट द this through the experience of the different marginalized communities. There are different reasons for each of these communities being marginalized. Each experience marginalization in different way. We have also seen that marginalization is linked to the experiencing disadvantage. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया कि जो आपका मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है। हमने दो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए आपके आदिवासी के और मुस्लिम के, और हमने ये भी फील किया कि हमने ये बात फील भी की और समझी भी कि ये लोग भाई यहाँ पे जो आपकी ये मार्जिनलाइजेशन इसको फील कैसे करते हैं और किस वजह से करते हैं, सारी बातें हमने देखी। और उसके बाद हमने देखा कि भाई इस वजह से इनके साथ में क्या क्या यहाँ पे बुरी चीज़ें होती हैं, जो इनके प्रिजुडाइसेस होते हैं, जो इनकी पावरलेसनेस होती है, इन सभी को भी हमने यहाँ पे स्टडी किया। फिर बताता है इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। इन दो की ही तरह हमारे इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपकी मार्जिनलाइज्ड हैं, लाइक दलित हो गए आपके, इसके बारे में आपने स्टडी करोगे आप अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर बोलता है कि मार्जिनलाइजेशन result in having a low social status and not having equal access to the education and the other resources। तो यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन का मतलब आपको बताता है कि भाई उन लोगों के पास लो सोशल स्टेटस होता है, साथ में उनके पास इक्वली एजुकेशन नहीं मिल पाती और बाकी जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं वो भी अच्छे से नहीं मिल पाती। फिर कहते हैं दी सच्चर कमेटी रिपोर्ट ऑल्सो डिबंक्ड other prevalent myth about the Muslim. It is commonly believed that the Muslim prefer to send their children to the madrasa. The figure shows that the only 4% of the Muslim children are in the madrasa, whereas 66% attend government schools and 30% प्राइवेट schools। उसके बाद हमने आपके जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उसका डाटा मैंने आपको होमवर्क दिया था स्टडी करने के लिए, उसको स्टडी करेंगे तो आप इस यहाँ पे जो बात कही गई है बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसको भी समझ लेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ छोटी सी बात को। फिर कहते हैं येट द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन डू चेंज, थस नो वन इज marginalized all the time in exactly the same way। If we go back to examples of the marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance. Marginalization communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to the rights, development and the other opportunities. In the next chapter we will read about how different groups have confronted marginalization। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि भाई अब आपका टाइम बदल रहा है, धीरे धीरे आपको भी ये बात दिखाई दे रही है। उसी के साथ में बहुत
बहुत सारे ग्रुप आपके मार्जिनलाइजेशन से बाहर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं वो अपने खुद की राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में आप ज़्यादा बातें आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम वहाँ पे देखेंगे। तो ये चैप्टर आप एक तरीके से बेस बोल सकते हैं आपके आने वाले चैप्टर का। तो इस चैप्टर को देखना बहुत ही मस्ट था। अगर आपके किसी फ्रेंड ने इसको अभी तक नहीं देखा, इन चीज़ों को नहीं समझा, तो उसके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही आप प्लस में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय।